हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड को, जो पेपर वन की फर्स्ट यूनिट है। ये यूनिट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और जो कि काफ़ी टफ लेवल के भी नहीं हैं और ना ही बहुत इजी हैं। मतलब मॉडरेट इसमें रहता है लेवल क्वेश्चंस का, और कभी कभी हमारे लिए बहुत इजी भी हो जाते हैं। क्यों कब होते हैं? जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। इस यूनिट में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली बात, ये जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे है? इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट है टू द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके हिसाब से? एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। बट अगर हम इसको रियल लाइफ में भी देखें तो जब हम टीचर बनेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं हमें समझनी होती हैं। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और आगे भी हमें भी आगे प्रोफेसर बनना है तो हमें बच्चे की मेंटेलिटी का पता होना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में एक ऐसी यूनिट है जिसमें हमें स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनका मेमोरी लेवल क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, टीचर के तरीके कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हैं हम पढ़ाने के, है ना? हम अपनी जो हमारी टीचिंग होगी हम उसे कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, हम कैसे चीज़ें कहाँ पे डील कर सकते हैं, हमें किस लेवल के बच्चे से किस तरीके से डील करना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और वाक़ई में आप लोगों को इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी आगे जाके कहीं न कहीं प्रोफ़ेसर बनेंगे, कहीं न कहीं टीचर बनेंगे, तो वहाँ पे आपको ये यूनिट बहुत हेल्प करने वाली है, अगर हम इसे अपने प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करें, ठीक है? तो ये यूनिट हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रोफेशनल, जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ होगी आगे उसमें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए हमें ये यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझते हुए एक एक बात को, कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, साथ में कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे कि किस किस तरीके से पीवाईक्यू पूछे गए हैं। ये जो पीवाईक्यू हैं 2021 के रहेंगे, ठीक है। ऐसे आगे आगे आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे उसमें और अलग अलग कंसेप्ट्स मिलेंगे, अलग अलग पीवाईक्यू मिलेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपके कंसेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, साथ में जो पीवाईक्यू के साथ भी एडिशनल कंसेप्ट्स आएंगे उन्हें भी आप क्लियर करेंगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है कवर, जो कोर्स है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, स्कोरिंग वे में कवर होगा, ठीक है। क्योंकि वही क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि रिपीट होके आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं पार्ट्स में से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, मिलकर कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड को। इससे पहले मैं कुछ आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा नाम ट्विंकल प्रकाश है और मेरी क्वालिफ़िकेशन है बीकॉम एमकॉम। अभी मैंने हाल ही में थर्ड टाइम यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया है और पीएचडी में इनरोल हूँ, ठीक है। पीएचडी में कॉमर्स से कर रही हूँ। तो ये सब बातें मेरे बारे में थी। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रहेंगे टीचिंग के, व्यू पॉइंट रहेंगे टीचिंग के, और क्वांटिनम रहेंगे एंड पीवाईक्यू रहेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, सिलेबस दिया है हमें यहाँ पे यूजीसी नेट का, जो हमारा सिलेबस रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ सिलेबस है हमारा यूजीसी नेट का। ये जो रेड से दिख रहा है ना आपको, ये आज हम कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो कवर करते हुए चलेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। पढ़ना सब है, सब चीज़ें हमें पढ़नी है, बहुत लेंदी भी नहीं है, बट हमें धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझना है, क्योंकि ये यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से हमें टारगेट करना है। सबसे पहले बेसिक बात, जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू टीच, मतलब एक टीचर की क्या एबिलिटी है टीच करने की, वो किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स में डील करता है, सब्जेक्ट के साथ साथ उसका तरीका क्या है पढ़ाने का, ठीक है। हर एक बच्चा है क्लास में, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं और अलग अलग उनका नॉलेज का लेवल होता है। तो वो उन लोगों से किस तरीके से आपस में
डील करना है, ठीक है? उन लोगों से किस तरीके से डील करना है, साथ ही यहाँ पे क्या होगा, साथ ही यहाँ पे क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो टीचर की एबिलिटी क्या है, क्या चीज़, टीचर की एबिलिटी क्या है, एक बच्चे के साथ किस तरीके से उसे डील करना है, किस तरीके से चीज़ें समझानी है। और एबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो टीचिंग का मतलब है पढ़ाना, है ना? पढ़ाना, तो पढ़ा तो कोई भी सकता है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी योग्यता, कि किस तरीके से, कितनी ईज़िली वो टॉपिक को समझा पा रहा है, कितने अच्छे से वो अलग-अलग मेथड्स का यूज़ कर पा रहा है, बच्चों के लिए और ईज़ी बना दे रहा है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को ईज़ी वे में पढ़ा दे रहा है। तो वही है टीचिंग एप्टीट्यूड। वो किससे पता चलेगा एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? क्योंकि अगर उसके अंदर, एक टीचर के अंदर उस टाइप की क्या होगी, एबिलिटी होगी, तभी तो वो उस ईजी वे में टीच कर पाएगा, है ना? तो टीचिंग एप्टीट्यूड में यही चीज़ है कि हम एक कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करते हैं, उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को इवेल्युएट यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या लिखा है कि बेसिक क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की जाती हैं कि उसके अंदर कितने पेशेंस होने चाहिए, कितना पैशनेट है वो अपनी टीचिंग के लिए, उसकी नॉलेज, स्किल्स कैसी हैं, वो किसी चीज़ को कितनी ईज़िली डील करता है, स्टूडेंट्स को कितनी ईज़िली समझा रहा है इस किसी चीज़ को। ये क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट बनती हैं, ठीक है? जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो सारी जगह पे चाहिए, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या वोकेशनल हो, ठीक है? तो इन सारे एस्पेक्ट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड का काम होता है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना बच्चों, वो एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है कि एजुकेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है ना? जिसमें क्या होगा कि हमें हर तरीके से बच्चे को समझाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर एजुकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल, कल्चरल एंड एथिकल प्रोसेस है, डिजाइंड इन अ सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब हम समझ गए। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू टीच। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि एक टीचर की कैसी एबिलिटी है किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज़ को समझाने की, उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। वो कितने इजीली, कितनी इफ़िशिएंटली एक टफ सब्जेक्ट को भी बहुत इजीली समझा देता है, और किस किस तरीकों से समझाता है वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो उसी को हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? अब क्या होता है, हमारा यहाँ पे से डेफिनेशंस आती हैं। आज देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ हैं, बट हाँ सब डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हम कुछ समझते हुए चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आना नहीं होता, ठीक है? डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं। जैसे स्मिथ ने बोला था कि ट्राइपोलर प्रोसेस है, तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे और उनका नाम याद रखेंगे, ठीक है? बट जैसे अभी यहाँ पे दिया है मॉरिसन ने, तो मॉरिसन ने किस बारे में बोला कि टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। क्या बोला, टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। देन उसके बाद चीज़ें क्या बोली गई हैं कि टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों के बिहेवियर को, स्टूडेंट के बिहेवियर को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। वहीं पे ब्रोचेटेक्स ने बोला कि टीचिंग क्या है, जहाँ पे टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? सेंट्रल रोल प्ले करता है, वो सारी सिचुएशंस को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो वेयर द पीपल प्ले द सेंट्रल रोल एंड द टीचर अरेंजेस एंड क्रिएट्स द सिचुएशंस फॉर लर्निंग। जहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका सेंट्रल रोल है, और टीचर क्या कर रहा है, सारी सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा है। ये बोला गया है ब्रोचर टेक्स ने टीचिंग के बारे में, इनकी डेफिनेशन थी। तो मॉरिसन का कहना था कि टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है, वहीं पे ब्रोचर टेक्स का कहना था कि जहाँ पे पीपल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, और सारी सिचुएशंस जो क्रिएट की जाती है वो टीचर के थ्रू की जाती है एक लर्निंग प्रोसेस में। एक किसी चीज़ को कुछ समझाना है तो टीचर अरेंज कर रहा है उस सिचुएशन को, ठीक है? और वहाँ पे किसका मेन रोल रहेगा, एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का मेन रोल रहेगा। तो वो आ जाता है ब्रोचर टेक्स्ट की डेफिनेशन के अंदर। क्लियर? हमें सिर्फ समझना है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ठीक है? अब देखो टीचिंग के तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब हमें टीचिंग के लिए तीन लोगों की तो मेन ज़रूरत है ही ना, तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। कौन? टीचर का होना,
स्टूडेंट का होना या एजुकेशन का होना, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। 3 एलिमेंट्स होते हैं टीचिंग के। देखो जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और हमारे बीच में किसका एजुकेशन है। क्या है? एजुकेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये चीज़ है कि 3 एलिमेंट हैं यहाँ पे मौजूद। चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग हो, ऑफलाइन टीचिंग हो, तो मेन 3 चीज़ें होती हैं। एक टीचर का होना होता है, स्टूडेंट का एंड एजुकेशन का। तो टीचर कौन है? टीचर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है? और स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वहीं पे जो एजुकेशन, करिकुलम ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारे क्या होती हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब आगे हमें इन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्या इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं। मैम ने क्या कह दिया बीच में एकदम से, ये चीज़ें भी आएंगी, ठीक है? तो ये घबराना नहीं है, आगे हम इन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अभी हमें सिर्फ क्या देखना है कि एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, ठीक है? कौन कौन से? टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें आता है नेक्स्ट हमारा नेचर। नेचर क्या है या फीचर्स, हम टीचिंग को कैसे किन किन पार्ट्स में बता सकते हैं। क्या है टीचिंग? टीचिंग में गाइडेंस और ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है। देखो यहाँ पे चीज़ें देखी थी ना कि टीचिंग में क्या इन्वॉल्व होती है? गाइडेंस इन्वॉल्व होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, एक रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, ठीक है? तो और यहाँ पे क्या होता है, तो हम यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्टूडेंट को उन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं। अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम साइंस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, तो उनका रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी तो बताना ज़रूरी है ना, रिलेवेंस बताना ज़रूरी है सब्जेक्ट की। अदरवाइज बच्चे को तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। जैसे हमने जब टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट स्टार्ट करी, तो हमने बताया ना आपको कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपके रियल लाइफ में भी कैसे काम आएगी। तो वही चीज़ है, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इनके कारण बताना, कॉज बताना, रिलेवेंस बताना, ये भी टीचिंग का पार्ट बनता है, ठीक है? फिर क्या होता है कि इफिशिएंटली टीचर्स ही हैज़ अ फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है? जो हम जब टीचर है ना, वो फुल कॉन्फिडेंस से अगर टीच करेगा, क्या होगा? अगर टीचर फुल कॉन्फिडेंस से टीच करता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को भी लगता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है, तो एक मोटिवेशन क्रिएट होता है, एक भरोसा, एक बिलीफ क्रिएट होता है ना? तो इफेक्टिवली टीचिंग होती है। और तो ये चीज़ होती है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए टीचिंग। जो टीचिंग है वो इनकरेज करती है स्टूडेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखे। हम क्या करेंगे, हमारे टीचर का काम क्या होगा कि स्टूडेंट को इनकरेज करना कि अच्छा आज आप ये चीज़ पढ़ के आना, ये चीज़ ऐसे रिलेट करती है, और वो उसको इनकरेज करना कि वो खुद से चीज़ों को सीखे। तो ये होता है इनकरेजमेंट, ठीक है? तो टीचिंग में ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। टीचिंग दोनों तरीकों से होती है, फॉर्मल भी होगी और इनफॉर्मल भी होगी। या फॉर्मल कैसे होती है टीचिंग? जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, करिकुलम है हमारा, उसको पूरा करना है, उस टेस्ट में पास होना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है, ये हमारा एक फॉर्मल वे है। इनफॉर्मल टीचिंग कैसे है? जैसे हम ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में हम चीज़ें सीख रहे हैं, पीयर ग्रुप है हमारा, हम आपस में बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है हमारे बीच में बहुत होशियार है, वो हमें बताता है चीज़ें, है ना? हमारे ग्रुप है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स में 4 लोग हैं और 4 में से एक बड़ा इंटेलिजेंट है, वो हमें मैथ्स के सम सॉल्व करवा देता है। तो क्या होगा, ये इनफॉर्मल टीचिंग है, हमें उसे कोई फीस तो देनी नहीं है, या हमारा कोई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमें पढ़ाएगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाएँगे, या वो हमारे एडमिशन का वहाँ पे कोई चक्कर है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये हमारा इनफॉर्मल वे होता है, बट टीचिंग वहाँ भी इन्वॉल्व है क्योंकि हम वहाँ से चीज़ें सीख रहे हैं, वहाँ भी वो हमारा एक टीचर का रोल प्ले करता है, ठीक है? वो भी हमें टीच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल भी होती है। टीचिंग में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी, अगर मैं आपको चीज़ें नहीं बताऊँगी कि ये ऐसे है और आपसे मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, तो मैं भी इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगी। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का होना, ठीक है? कम्युनिकेशन किसका? इंफॉर्मेशन का होना टू द स्टूडेंट को बताना चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, टीचिंग के उससे जो स्टूडेंट है उसको हेल्प मिलती है कि वो सोसाइटी में एडजस्ट कर सके खुद को, ठीक है? एक टीचिंग के उससे उसे कई सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है, उसे मोटिवेशन मिलता है, उसे हर जगह किस तरीके से बिहेव करना है, नॉलेज आएगी चीज़ों की। तो टीचिंग क्या करती है, हेल्प करती है स्टूडेंट को कि वो अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, ये बनते हैं फीचर कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके,
अब हमारे पास हम पढ़ेंगे एम्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हमने टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, उसके फीचर्स हमने पढ़ लिए यहाँ पे। अब हम पढ़ने वाले हैं एम्स। क्या एम है? ठीक है। टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है या एम है, उसका हम कह सकते हैं कि एक बच्चे की सॉलिड फाउंडेशन रखना। मतलब उसका मेन एम क्या होगा? फाउंडेशन रखना। क्या रखना? फाउंडेशन रखना। ये मेन एम होता है टीचिंग का। कि हाँ, टीचिंग का ये चीज़ है कि अगर उस जो बच्चा है उसका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर उसकी बिल्डअप अच्छी होगी, ठीक है, अगर अच्छे से उसको बचपन में से ही पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि चीज़ें आगे भी वो इम्प्रूव करेगा और अच्छे लेवल पे वो काम कर सकता है ना? तो सॉलिड फाउंडेशन रखना, सब्जेक्ट की रेलेवेंस बताना कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसका रिलेवेंस क्या है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, थर्ड थर्ड हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? टीचिंग। टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? टीचिंग क्यों की जाती है? ताकि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, टीचर हमें कितनी जगह से डेवलप करता है। हमें हर जगह पे हमको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी करवाते हैं स्कूल में। हर एक चीज़ होती है तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है ना। स्पोर्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, पर रीडिंग होती है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तभी कहते हैं स्कूल में पार्टिसिपेट करो। इसीलिए बोलते हैं अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, हमारा और डेवलपमेंट होता है। तो टीचिंग में टीचर का यही काम होता है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, उनकी बिलीफ सिस्टम, उनके फॉर्मेशन को अच्छे से बनाना, उनके बिलीफ सिस्टम को फॉर्म करना। कैसे? अब बिलीफ सिस्टम क्या है? मान लो कि मैं कोई बात बहुत टाइम से मानते हुए आ रही हूँ और अगर मैं नहीं टीचिंग में नहीं इन्वॉल्व होती या मैं पढ़ती लिखती नहीं, तो क्या होता कि मैंने जो बातें सुनी सुनाई होती शायद मैं उनमें बिलीव भी कर लेती और मेरा वो चीज़ है, वो बेस मेरा चलता हुआ आता है। बट हाँ, जहाँ पे हम नॉलेज से जुड़ते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपोज कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर नॉलेज। ठीक है। हम कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे कई सारे लीडर्स रहे जिन्होंने कई सारे गलत प्रथाओं का, चीज़ों का क्या करा? ऑब्जेक्शन करा। क्यों करा? क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में अवेयर थे। क्या थे? अवेयर थे। तो उनका फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम अच्छा था। तो टीचिंग से ये चीज़ें होती हैं। क्लियर होगी ना बात? फिर आता है डिजायर्ड चेंजेस इन पीपल। अब टीचिंग से क्या होता है? जो टीचर होगा वो अपने स्टूडेंट के अंदर एक अच्छे चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। उसके अंदर जो बैड हैबिट्स हैं उनको उनको हटाना है और अच्छी चीज़ों के बारे में उनको अट्रैक्ट करना है, अच्छी चीज़ों की, अच्छी आदतों से अट्रैक्ट करवाना है। ठीक है। उन्हें समझाना है कि क्या चीज़ें होती हैं, रियल में क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें अंतर बताना है। ठीक है। तो वो चीज़ें होती है जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है। और यहाँ पे शेप बिहेवियरिस्टिक एंड कंडक्ट, वही मतलब है एन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज हमारा नॉलेज को बढ़ाना, नॉलेज लेना, एंड इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, मतलब लर्निंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना। अब स्किल्स क्या होती हैं? जैसे कुछ हमारी हैबिट्स हैं, जैसे हमको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, हमारी ड्राइंग की स्किल है। कुछ चीज़ हमें कोई और मशीन चलाना अच्छा लगता है तो उस मशीन को हम ठीक करना चाहते हैं या कुछ करना है तो हम किस फील्ड से जाएं, हम किस फील्ड में जुड़े और हमें कैसे वो चीज़ करनी आएगी, तो हम उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज लेंगे। हम लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी। ठीक है। इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी लर्निंग स्किल्स में। तो ये भी टीचिंग का ही एक क्या बनता है? एम बनता है कि अच्छी फाउंडेशन रखना, स्टूडेंट जो रिलेवेंस है सब्जेक्ट की वो बताना, ऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, बिलीफ सिस्टम फॉर्म करना, डिज़ायर चेंजेस करना पर्सन के बिहेवियर में, एंड बिहेवियरिस्टिक कंडक्ट शेप करना, बिहेवियरिस्टिक कंडक्ट करना, नॉलेज को गेन करना, लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? एम में आती हैं टीचिंग के। क्लियर? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? नेक्स्ट हम जाएंगे नेचर ऑफ टीचिंग में। नेचर ऑफ टीचिंग देखो, नेचर ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि जो टीचिंग है वो दोनों है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। और बताया था कि फॉर्मल कैसे है? फॉर्मल जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, प्रॉपर प्रॉपर हमारा एक क्या होता है? स्टेप होता है, करिकुलम होता है, हर चीज़ हमारी रहती है ना? हर एक चीज़ हमारी किसके तरीके से होती है? फॉर्मल वे में होती है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल टीचिंग है। एंड देन इनफॉर्मल कैसे है? कि जैसे हम अपने फ्रेंड्स के बीच में चीज़ें सीख रहे हैं, हम ट्यूशन्स जा रहे हैं, वो उतना वहाँ पे ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो
कि टीचिंग क्या है। टीचिंग दोनों तरीकों से हो सकती है, फॉर्मल भी एंड इनफॉर्मल भी। जैसे टीचिंग शुड हैव अ पर्पसफुल डायरेक्शन। एक टीचिंग का क्या होता है, एक पर्पसफुल डायरेक्शन होती है कि हम किसी पर्पस को फुलफिल कराना चाहते हैं। हम आपको अगर देखो, तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आप मान लो सीए बनना चाहते हो, या अभी अभी हमारा पर्पस क्या है, यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना। तो हमारी टीचिंग किस डायरेक्शन पे मूव कर रही है, उसके सिलेबस की तरफ मूव कर रही है। हम आपको वो चीज़ें करवा रहे हैं, वो पीवाईक्यू करवा रहे हैं, क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे क्या हो, आपका पर्पस फुलफिल हो सके, आपका एग्जाम क्लियर हो सके, है ना। तो यह क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, पर्पसफुल डायरेक्शन में मूव करती है। टीचिंग क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। अब देखो, जैसे आज मुझे क्लास लेनी थी, तो मैंने सब कुछ चीज़ें प्लान करी ना कि आज ये टॉपिक होंगे, इस तरीके से होंगे, ये इसमें चीज़ें रहेंगी। तो क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है, ताकि हर चीज़ क्या हो सके, प्लान्ड वे में बच्चे को बताई जा सके, और वो और भी क्लियर तरीके से चीज़ें समझ सके। क्लियर हो रही बात। तो टीचिंग, नेक्स्ट क्या बोला है, फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है, जो टीचिंग है बोथ बोथ आर्ट्स एंड साइंस बोला गया। टीचिंग क्या है, आर्ट्स एंड साइंस दोनों है। आर्ट्स कैसे है, साइंस कैसे है। आर्ट्स में ना बच्चों क्या होता है, जब हमको कोई गाइडेंस मिल रही है, जब हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उसे आर्ट्स बोलते हैं। बट जब कोई चीज़ सिस्टमैटिक हो जाती है, लॉ से रिलेटेड हो जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चीज़ होती है, उसको साइंस बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे रखे जाते हैं। तो टीचिंग में दोनों चीज़ें होती हैं, आर्ट्स भी होती है, क्योंकि टीचिंग फ्लेक्सिबल वे में की जा सकती है, वहाँ पे स्किल्स वगैरह का काम होता है। वहीं पे जो साइंस है, साइंस एक सिस्टमैटिक वे में होती है। तो टीचिंग भी एक सिस्टमैटिक वे में होती है, प्लान्ड वे में होती है। पढ़ा ना अभी, यहाँ पे टीचिंग क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है, इसका एक पर्पस होता है। ठीक है, तो क्या है, साइंस है। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, मतलब टीचिंग क्या है, हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। बट लर्निंग डज नॉट फैसिलिटेट टीचिंग, बट लर्निंग क्या है, हमारी टीचिंग को फैसिलिटेट नहीं करती। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आता है अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आर्ट्स को देख लेते हैं। टीचिंग एज अ आर्ट। ठीक है, टीचिंग एज अ आर्ट क्या चीज़ है, टीचिंग एज अ आर्ट मतलब क्या है, स्किल्स और ग्रेस में है, पर्सनल टच इसमें है। इन यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबल होती है टीचिंग, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाते हैं, है ना। टीचिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है, अलग अलग मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आपको मुझे समझाना है। तो ये चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को चूज़ कर सकती हूँ, है ना। तो वो चीज़ क्या फ्लेक्सिबल है। साइंस कैसे है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक होती है, प्लान्ड होती है, इसके ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, वही चीज़ बोली गई है। यहाँ पेडागोजिकल अप्रोच है, आगे पढ़ेंगे इसे। आगे फिर आता है कलेक्टिंग डेटा ऑफ ऑब्जर्विंग, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हम आगे मॉडल्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि कैसे टीचिंग के मॉडल्स में भी या थ्योरीज में भी जो क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, देखी गई चीज़ें कि ये ऐसे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ऐसे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट्स ही हुए ना वो चीज़ें। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इसलिए इसको साइंस बोला गया है। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट में, जिसे बोलते हैं व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग। क्या बोलते हैं, व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग। अब देखो, व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग क्या है, हमारे तीन रहते हैं। व्यू पॉइंट का मतलब क्या है, कि मतलब हम इस तरीके से भी टीचिंग को देख देख सकते हैं। व्यू पॉइंट मतलब क्या हुआ, इस तरीके से भी हम टीचिंग को देख सकते हैं। तो हमारे तीन व्यू पॉइंट हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजर। ठीक है, तो हमारे कितने हैं, तीन तीन व्यू पॉइंट है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यहाँ से जो व्यू पॉइंट स्टार्ट हुआ है ना, यहीं से जो इतने सारे टर्म्स आएंगे बीच बीच में, वो काफ़ी इजी हैं। डरना नहीं है कि क्या है, ऐसा नहीं है। कुछ टर्म्स आएंगे बीच बीच में, उन्हीं से रिलेटेड आगे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, और वो सब ये सब ना आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, लिंक्ड रहेंगे। ठीक है, तो कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, सब समझते हुए चलेंगे। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी ना, तो आपको आगे के लिए बहुत सही रहेगा। आगे आपको चीज़ें एकदम से कोरिलेट हो जाएंगी। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इस यहाँ से आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम इसको
देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 हमने कहा व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हम टीचिंग को ऐसे भी देख सकते हैं। ये 3 वे बताए गए हैं टीचिंग को देखने के। एक होता है अथॉरिटेटिव, एक होता है डेमोक्रेटिक और एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव। अब देखो अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है एक डायग्राम। ये देखो टीचर है, ये हमारे टीचर हैं और ये स्टूडेंट्स हैं सारे। ये बैठे हैं, टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं और टीचर देखो बच्चों को देखो कितने अच्छे से वो अपने टीचर को देख रहे हैं, आराम से बातें सुन रहे हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में लिखा हुआ है गेम्स ओवर, मतलब उनको एक डायग्राम्स वगैरह के थ्रू बच्चों को सिखाया जा रहा है सब कुछ चीज़ें। और टीचर की वो बात अच्छे से सुन रहे हैं, मतलब टीचर जैसा कहेगा वैसी चीज़ें वो मानेंगे, है ना। जैसा टीचर कहेगा वो वैसा मानेंगे। उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। वो क्या है, बहुत छोटे बच्चे हैं। मतलब यहाँ पे तो बच्चे फिर भी बड़े दिखाए हैं, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए लेवल है अथॉरिटेरियन। ठीक है, जैसे देखे ना नर्सरी वगैरह के बच्चे होते हैं, उन्हें उन्हें चीजें दी होती है, जैसे उन्हें रोज ए लिखने के लिए देते हैं। रोज कहेंगे आज लिख के आ लो, 10 दिन तक वो ए लिखते रहेंगे, कभी छोटा ए लिखेंगे कभी बड़ा ए लिखेंगे, वही चीज करते रहते हैं वो बार बार। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि उन्हें तो पता है कि ए ऐसे ही लिखते हैं, उन्हें ये पता चल गया अब, क्योंकि टीचर ने दिया कि ए बोलो, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बिंदु 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 लगा देते हैं, उसको फिर जोड़ के लिखना होता है, तो वो वही चीज रिपीट करते रहते हैं। उससे क्या होगा ना, उनके माइंड में वो चीज फिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिक्स। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम क्यों बना रहे हैं, ये इसका मीनिंग क्या होता होगा, इसका ये स्टार्टिंग क्यों हो रही है, यहीं से क्यों पढ़ा रहे हैं। उन्हें उन्हें कुछ ऐसा नॉलेज नहीं होती है, ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट होता है इसको जानने में। उन्हें बस पता होता है कि टीचर ने आज हमें होमवर्क दिया है और हमें ये ऐसे बना के दे देना है उनको, वो उसी में लगे रहते हैं, है ना। तो वो जो लेवल होता है वो वाले लेवल को बोलते हैं अथॉरिटेरियन लेवल, जहाँ पे जो टीचर है उसका मेन रोल है। ठीक है, जहाँ पे जो टीचर है उसका मेन रोल है और वो जो जैसा कहेगा बच्चे को वैसे ही मानना होता है। उसे कोई मतलब नहीं, टीचर है सब कुछ है मतलब। ठीक है, वहां पे जो टीचर ने कह दिया वही है, बाकी तो हम कुछ नहीं जानते। तो ये वाला जो लेवल होता है उसे बोलते हैं मेमोरी लेवल। क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल। जहाँ पे बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है क्या है, बहुत कम, तो इसे क्या बोलेंगे? थॉटलेस टीचिंग। क्या बोलेंगे? थॉटलेस टीचिंग। तो देखो यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसे हम क्या कौन सा लेवल बोलेंगे, पूछेंगे कि अथॉरिटेरियन को कौन से लेवल के अंदर आता है, तो आप बोलोगे कौन से लेवल के अंदर आता है? मेमोरी लेवल के अंदर आता है। इसमें ना बच्चों के अंदर कोई एटीट्यूड वगैरह कुछ डेवलप नहीं होता, कोई थॉट डेवलप नहीं हो रहा, कोई एटीट्यूड डेवलप नहीं होता। डज नॉट डेवलप थॉट एंड एटीट्यूड इन द स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आता है। एक तो हो गया मेमोरी लेवल वाला आता है। क्या आता है देखो, मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आता है इसमें। यहाँ पे एक आ जाता है मेमोरी लेवल से। ठीक है, कि ये कौन से लेवल के अंदर आएगा, डायरेक्ट समझ जाओगे। मेमोरी जो चीज़ें हाईलाइट करी गई हैं यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन से उसके अंदर है, मेमोरी लेवल। आपको ये याद रखना है बस कि इसके अंदर कोई एटीट्यूड कोई थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे थॉटलेस टीचिंग। तो कौन से जो व्यू पॉइंट है अथॉरिटेरियन वाला, उसको किसको बोलते हैं थॉटलेस टीचिंग? या तो मेमोरी लेवल करके आएगा या अथॉरिटेरियन, सब लिंक है। पेडागोगी, क्या बोलते हैं इसे? पेडागोगिक। दिया किसके थ्रू गया था? ये जो लेवल है ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। यहाँ पे हमने छोटी छोटी चीजें पढ़ ली हैं। आगे वाले जो हमारे पार्ट्स आएंगे, आगे वीडियोस आएंगी, उसमें हम ना पूरा पढ़ेंगे, ये सब चीजों के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, इन डेप्थ पढ़ेंगे, इसके मॉडल्स पढ़ेंगे, सब कुछ कवर होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बट यहाँ पे बेसिक अपना क्या कहा, टीचिंग का मेन क्या था एम, फाउंडेशन मजबूत करना। तो फाउंडेशन मजबूत हो रही है ना यहाँ पे, फाउंडेशन बन रही है। ठीक है, समझ रहे हैं, व्यू पॉइंट में आ गए हम लोग, है ना। तो बस अथॉरिटेरियन में आ गए हैं। अब मेमोरी लेवल है हमारा। ठीक है, उसमें हमारा क्या आता है, अथॉरिटेरियन के अंदर क्या आता है, मेमोरी लेवल आता है। यहाँ पे कोई थॉट डेवलप नहीं होता, एटीट्यूड डेवलप नहीं होता बच्चे का। ये थॉटलेस टीचिंग होती है, इसे पेडागोगी कहते हैं। ये हार्वर्ड ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। ये क्लियर रखना, किसने दिया था, ये मत भूल जाना अभी। ठीक है, फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक। देखो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे भी, ये ने हाथ उठा लिया, ने क्वेश्चन पूछे, इनसे इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप हो रही है ना। बच्चे वहां पे क्या कर रहे थे, ऊपर वाले में देखो क्या कर रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे बात, जैसा बताया हम सुन रहे हैं बस। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे टीचर के साथ अब थोड़ा रिलेशन बनने लग गए, यहाँ पे बच्चे भी अपनी चीजें रखने लग गए। तो इस लेवल को, कौन से लेवल को, तो
यहाँ पे देखो, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक लेवल को हम क्या बोलते हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। कौन सा लेवल हो जाता है ये, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम मेमोराइज करते हैं, बाद में हम चीज़ें को अंडरस्टैंड करते हैं। इसे बोला जाता है थॉटफुल टीचिंग, एंड इसे इंटरेक्टिव प्रोसेस कहते हैं। देख लो ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे भी। ये दिया किसके थ्रू गया था, मॉरिसन के थ्रू गया गया था। और इसे क्या बोलते हैं, एंड्रोगॉगी। अच्छा, इससे पहले वाला जो पढ़ा था उसका नाम क्या था, पेडागॉगी। इसका नाम क्या है, एंड्रोगॉगी। कौन सा लेवल पढ़ रहे, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को और क्या कहते हैं, एंड्रोगॉगी कहते हैं। वहीं पे पेडागॉगी को और क्या कहते थे, पेडागॉगी का कौन सा लेवल वो था हमारा, हम्म, अथॉरिटेरियन। ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक वाला जो है, ये तो मॉरिसन ने दिया था, वो किसने दिया था, हार्वर्ड ने दिया था। इसे क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, थॉटफुल टीचिंग, उसे क्या बोलते थे, थॉटलेस टीचिंग। ये चीजें याद रखनी है। इसे कौन से लेवल के अंदर आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इससे पहले वाला कौन से लेवल के अंदर था, मेमोरी लेवल। हमारा कौन सा लेवल था, मेमोरी लेवल। क्लियर हो रही ना चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है हमारा थर्ड वाला, लेजिस्फेयर। तीन थे ना, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर बहुत बार सुना होगा, मैनेजमेंट के बच्चों ने भी सुना होगा कि हमारे लीडरशिप में भी ये स्टाइल है। ठीक है, हमारे लीडरशिप में भी ये स्टाइल है। जब जिन बच्चों ने मैनेजमेंट वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा ये चीज़ें। तो लेजिस्फेयर में क्या होता है, जहाँ पे फ्री छोड़ दिया जाता है, बच्चे को अपनी मर्जी से काम करना होता है। का 99% जो रोल होगा ना वो सिर्फ बच्चे का होगा। उसमें से टीचर का जो रोल होता है बहुत कम होता है। टीचर अब ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व रहता। ठीक है, टीचर अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, ऑल्दो वो तुम्हें डायरेक्शन देगा, तुम्हें गाइडेंस भी देगा। ठीक है, बट जो सारा काम जो करना है ना वो तुम्हें करना है। तुम्हारी थॉट प्रोसेस चलेगी, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा इंट्रोस्पेक्शन होगा। जो तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं, तुम्हें क्वेश्चन लगता है, तुम्हें कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है, तुम उसको सॉल्व करोगे। तुम्हें लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे सोसाइटी में ये चीज़ है, ऐसा क्यों है, उस चीज का आंसर तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो वो लेवल होता है ये, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, पीएचडी वाला लेवल है ये। ठीक है, जहाँ पे अब हम अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से। ये हाई थॉटफुल एक्टिविटी है। कैसी है, हाई थॉटफुल एक्टिविटी है। दिस लेवल प्रोड्यूसेस इंसाइट। इंसाइट मतलब इंट्रोस्पेक्शन होगा, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे अंदर से आएंगी चीज़ें, कि तुम्हें लगेगा, तुम्हारे थॉट्स बताएंगे तुम्हें। ठीक है चीज़ें। देन उसके बाद से बोलते हैं यूटागॉगी। क्या बोलते हैं, यूटागॉगी। और दिया किसके थ्रू था, हंट ने दिया था। किसने दिया था, हंट ने। ठीक है, अब देखो हमने तीन चीज, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल याद रखना है। लेजिस्फेयर किससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्टिव लेवल से है। इसे क्या बोला गया, हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। वो क्या था, थॉटफुल, ये क्या है, हाईली थॉटफुल। और सबसे पहले वाला थॉटलेस। ठीक है। और इसे यूटागॉगी, सबसे पहले वाला क्या था, पेडागॉगी। सेकंड क्या आया, एंड्रोगॉगी। थर्ड क्या आया, यूटागॉगी। ठीक है। दिया किसके थ्रू गया है, हंट। पहला वाला किसके थ्रू था, हर्बर्ट। सेकंड मॉरिसन, एंड देन हंट। क्लियर हो गई ना चीजें। बस यहाँ पे हम इसके कंपैरेटिव चार्ट लगा देते तो ठीक था, ऐड कर देंगे। ठीक है। अब देखो आप, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है गुड टीचर के। ठीक है, आगे जब हमें क्लासेस है ना तो हम उसमें वहाँ पे ऐड कर देंगे इसका चार्ट, जब क्योंकि आगे भी इनके बारे में आएगा। तो वहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे सबकी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसलिए इस लेवल को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। अब देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है गुड टीचर की। सबसे पहला कि टीचर का क्या काम है, उसको पैशनेट होना चाहिए, अपनी स्टडी की तरफ पैशनेट होना चाहिए। कि जो वो पढ़ाना चाह रहा है, अगर वो मन से ही नहीं पढ़ाएगा तो क्या बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा ना। पैशनेट होना टीचर का बहुत ज़रूरी है ना। तभी तो वो उस इंटरेस्ट के साथ, उस करेज के साथ वो पढ़ा पाएगा। नहीं तो अदरवाइज टीचिंग क्या हो जाएगी, बोर हो जाएगी ना, ऐसा हो जाएगा। देन उसके बाद आता है कि टीचर को ना हमेशा ऐसा लगना चाहिए ना कि बच्चों को ना बस सिखाना है, वो कंज्यूमर है नॉलेज के, वो ऐसा लगना चाहिए टीचर को। उन्हें होना चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चों को हम बताएं चीज़ें। ठीक है, मतलब अगर हमें लगेगा आपको सब कुछ आता है तो हम क्या कुछ चीज़ शेयर करना चाहेंगे, नहीं ना। अगर हमें लगेगा नहीं, बच्चे को ना इस चीज़ का मीनिंग भी बताएं, हम छोटे से छोटे वर्ड का मीनिंग बताएं, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अभी आप में से जो वीडियोस देख रहे होंगे उनमें से कितने अलग अलग जगह से बच्चे आए होंगे, उनकी एजुकेशन कितनी अलग अलग जगह से हुई होगी, है ना। तो हमें तो सबको देखना है और हमें सबके हिसाब से चलना है। तो हमेशा जो टीचर है उसको ऐसा लगना चाहिए कि
जो स्टूडेंट है वो क्या है, कंज्यूमर ऑफ नॉलेज। कंज्यूमर ऑफ नॉलेज, अब कंज्यूमर ऑफ नॉलेज का मीनिंग क्या है यार, ये इसका मतलब क्या होता है? कंज्यूमर, कंज्यूमर ऑफ नॉलेज का मतलब है यहाँ पे, जैसे समझ मान लो, जहाँ कंज्यूमर ऑफ गुड्स बोला है हमने, गुड्स तो हम समझते हैं ना, कॉमर्स के बच्चे समझते हैं गुड्स क्या होता है, कोई चीज़ हम लेने जाते हैं तो कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, चलो ये तो आप समझते हो ना। तो कंज्यूमर क्या होता है कि जब कोई चीज़, कंज्यूमर है जो कस्टमर है, उसको जब कोई चीज़ दी जाती है तो उसको हम सब कुछ दिखाएंगे अपना सामान, उसको बिल्कुल इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे ताकि वो प्रोडक्ट को ले ले। तो वैसे ही एक टीचर को लगना चाहिए कि हम उसको एक ऐसे पढ़ाएं, ऐसा समझाएं कि वो सब्जेक्ट उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, है ना, वो उसको अच्छे से समझ में आ जाए, उसको एक एक पॉइंट, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो टीचिंग कैसी होनी चाहिए, ट्रीटिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट करो कि वो क्या है, कंज्यूमर ऑफ नॉलेज है। आगे बात समझ, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा जो टीचर है उसको लिसन भी करना चाहिए, क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए और रिस्पॉन्स भी करना चाहिए। अगर अगर हमारी लाइव क्लास होती है, यहाँ पे हम आपके रिस्पॉन्स भी देखते है ना, हम आपके रिस्पॉन्स देखते हैं, आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे बीच बीच में। अच्छा ये बताओ, अगर हमारी ऑफलाइन क्लास होती तो हम वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस एकदम से पूछ लेते, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि अभी तक कितना पढ़ाया, अच्छा बताओ यूटागोगी कौन सा था, अच्छा बताओ हार्बिटेरियन ने कौन से लेवल पे था, कौन सा लेवल था वहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए था, मेमोरी लेवल था। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो क्वेश्चनिंग, लिसनिंग, हम आपकी बात सुन पाते हैं, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको और सिंप्लीफाई कर पाते चीज़ों को, है ना। तो लिसनिंग होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए टीचर को। नॉट ऑलवेज अ फिक्स्ड एजेंडा, हमेशा एक टाइप का नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमें टीचिंग में हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था ना, आर्ट्स, आर्ट्स बताई थी कि आर्ट होती है टीचिंग, आर्ट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिक्स्ड हो जाएगा तो फ्लेक्सिबल कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो फिक्स्ड मीन्स हो जाएगा कि यहाँ पे जो टीचिंग है ना वो खराब हो जाएगी, एक जैसे ही पढ़ाओगे या एक ही जैसे मेथड अप्लाई करोगे तो बच्चे को हो सकता है कोई दूसरे मेथड से चीज़ें समझ में आए, हो सकता है उसको कोई और एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आए। तो अगर हम फिक्स्ड ही रखेंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो नॉट ऑलवेज अ फिक्स्ड एजेंडा, फिक्स एजेंडा नहीं होना चाहिए। गुड टीचिंग इज अबाउट ह्यूमर, ह्यूमर होना चाहिए टीचर का, अच्छा ह्यूमर होना चाहिए, वो चीज़ों को समझ पाए, बच्चों की चीज़ों को टैकल कर पाए। उन कभी होता है कि बच्चे बस शरारती करते हैं, तो उस चीज़ को भी समझ पाए, है ना। तो ह्यूमर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रोल, टीचर का कैसा रोल होता है, देखो कितना अच्छा डायग्राम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे ना पूरा नहीं आ रहा है। तो रोल देखेंगे हम यहाँ टीचर का, रोल है टीचर का, देखो टीचर जो होता है एज अ कोच होता है। कोच का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा नाम ये सुनने के लिए मिलता है कोच, है ना। जो जो स्पोर्ट्स में टीचर होगा उसको हम कोच कहते हैं। कोच क्या करता है, हमें पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, हर एक चीज़ हमें बताता है, बेसिक से बेसिक चीज़ें बताएगा, तो वही टीचर का काम है। रोल क्या है टीचर का, वो रोल एज अ कोच भी होता है, ठीक है, जो हमारी लर्निंग को आगे बढ़ाता है, लर्निंग फैसिलिटेटर होता है। जहाँ भी हमें प्रॉब्लम आती है टीचर हमें उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो हमें चीज़ें समझाता है। टीचर हमारा क्या होता है, मेंटर होता है। मेंटर मीन्स हम उससे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, हम उसे अपनी बातें बता सकते हैं, हमें अगर कोई गाइडेंस चाहिए हम उससे ले सकते हैं। जो हाँ, एक टीचर होता है, एक पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे। हमेशा एक टीचर भी चाहेगा कि उनका स्टूडेंट उनसे भी आगे पहुंचे, है ना। एक टीचर चाहेगा और एक पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका जो स्टूडेंट है वो उनसे भी आगे पहुंचे। तो ये होता है मेंटर, इसलिए उसको मेंटर भी बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। देन आता है करिकुलम स्पेशलिस्ट, जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में अटकेंगे, फिर हम कॉपी खोलेंगे, फिर देखेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी, तो वो तो थोड़ा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा पढ़ाना, है ना। तो करिकुलम स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है, उसे हम बोलते हैं करिकुलम स्पेशलिस्ट। देन आता है क्लासरूम सपोर्टर, टीचर क्या होना चाहिए, क्लासरूम सपोर्टर होना चाहिए। मीन्स इसका मतलब क्या है, क्लासरूम सपोर्टर मीन्स क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जहाँ पे दोनों लोग क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सकें। रिसोर्स प्रोवाइडर, टीचर हमें क्या करता है, कई सारे मटेरियल्स, पढ़ने की चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, वो होता है रिसोर्स प्रोवाइडर। अभी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उसमें पढ़ेंगे, है ना, तो रिसोर्स प्रोवाइडर होना चाहिए। देन आता है लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग, देखो लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग, टीचर जो होता है ना वो हमेशा एक लर्नर भी होता है, ठीक है,
वो पहले खुद सीखता है चीज़ों को और वो हमेशा सीखता है। हम ये नहीं कहेंगे हम टीचर हैं, हम भी एक क्या है, लर्नर हैं, हम भी चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, कई चीज़ें हम आपसे भी सीखेंगे। तो ये क्या है, लर्नर है, वी ऑल आर लर्नर। ठीक है, तो टीचर रोल क्या है टीचर का, कि वो लर्नर होता है लाइफ लॉन्ग। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि टीचर का क्या रोल है। वो एक कोच है, लर्निंग फैसिलिटेटर है, एक मेंटर भी होता है, करिकुलम स्पेशलिस्ट भी होता है, वो क्लासरूम का एक सपोर्टर होता है, और रिसोर्स भी वो हमें प्रोवाइड करता है, और वो लर्निंग फॉर लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है बच्चों, हो गया ना। देखो इतने सारे टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिया, पता भी नहीं चला। ओ माय गॉड, पीवाईक्यू आ गए देखो। चलो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यू आए हैं, ये कब के हैं, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के हैं, 20 नवंबर के। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू दिया गया है। देखो पीवाईक्यू का मतलब क्या है, जो हमारे पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब हमें क्या समझना है, जो ये पीवाईक्यू है, जरूरी नहीं अभी तक हमने सारे कुछ चीजें पढ़ ली हैं, बट ये कुछ पीवाईक्यू वहां से उठाए गए हैं। ठीक है, अब इन पीवाईक्यू से हमें कैसे डील करना है, पहले तो हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव ये नहीं कि अभी तक हमने जितने कंसेप्ट पढ़ लिए अब हम उसके पीवाईक्यू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। ये मेन चीज है कि अभी हम जो क्वेश्चन डील कर रहे हैं उसमें से हम क्या नया सीख रहे हैं। सेकंड, हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड बात हमें ये देखनी है कि हम, अगर हमें कोई टॉपिक हमारा अनअवेयर है, हमें नहीं पढ़ा हमने वो चीज़, है ना। कई सारी चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस भी होती हैं, कई बार ऐसा होता है सिलेबस नहीं हो पाता टाइम से हमारा पूरा, है ना। तो हमें उन चीज़ों से भी अच्छे से डील करना है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसी यूनिट है ना बच्चों, जो आपने अपने लॉजिक से भी चीज़ें सही कर सकते हो, अपने लॉजिक से भी। ऑल्दो अगर ये मॉडल्स वगैरह हो वो तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चाहिए कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो। बट अगर कोई और क्वेश्चन है जो हम अपने मेंटल लेवल से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें भी हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें सीखनी है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट उसके पढ़े नहीं है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, उन्हें समझेंगे, एंड देन क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चीज़ है। देखो, गिवन बिलो वन इज लेबल्ड एज असर्शन, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है आपको, असर्शन दिया है, एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन, आपको रीजन दिया हुआ है। असर्शन का मतलब क्या है बच्चों, और रीजन का मतलब क्या है, ये समझना है। असर्शन का मतलब है यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, और रीजन का मतलब क्या है, एक आपको क्या दिया हुआ है, कि उस चीज का कारण, कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं यूजीसी नेट में, कि एक जगह आपको असर्शन दिया होगा, एक जगह आपको रीजन दिया होगा। तो असर्शन में होगा एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है, एंड रीजन क्या होगा, कि वो स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए। क्लियर, ये चीजें होंगी। तो असर्शन में हमें स्टेटमेंट दिया है कि द पर्पस अंडरलाइंग मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। क्या बोला गया है, कि हम अगर मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम का, मतलब अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजीज का, अच्छे मॉडर्न सिस्टम का हम यूज़ करते हैं टीचिंग में, तो हमारे लर्निंग के आउटकम जो होंगे ना, वो अच्छे होंगे, इन्हेंस हो जाएंगे। बात तो ठीक लग रही है ना। अगर मैं यहाँ पे अच्छे आपको, यहाँ पे हम अच्छा कंप्यूटर सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे, या अच्छे हम अगर ऑनलाइन टीचिंग होती है, अच्छे रिकॉर्ड क्लासेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। और आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन होती है, अच्छे आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स हमारे अच्छे होंगे, ऑप्टिमाइज होंगे। क्लियर, क्योंकि जो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल, अगर हम मैं इसको बोलूँगी क्योंकि, रीजन क्या है उसके पीछे का, रीजन ये है क्योंकि एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो किससे लिंक कर रहा है, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट सिस्टम की बात की जा रही है। एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट सिस्टम लिंक्ड विथ द इन्हेंसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन, मतलब किससे लिंक्ड कर रहा है, हमारी लर्निंग कंडीशंस को इन्हेंस करने में। मतलब देखो, सपोज एक हम इस क्वेश्चन को एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, है ना।
अब अभी तक हमने आईसीटी वगैरह नहीं पढ़ा है टीचिंग में, है ना, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो हमने ये देखना है कि मान लो आप एक टीचर हैं, और आप एक टीचर हैं, तो आप एक टीचिंग, आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छे आईसीटी सपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा कि आपकी जो आप जिस तरीके से पढ़ाएंगे वो और भी आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना, इजीली आप चीज़ें बता पाएंगे। आप तो क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम है, एक अच्छा अगर आपका इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम होगा, वो उससे हमारी लर्निंग आउटकम्स इंक्रीज होंगी। वही सेकंड जो हमारा रीज़न है वो वही चीज़ कहना चाह रहा है, कह रहा है कि अगर हम इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है। किस चीज़ से लिंक है, इन्हेंसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन से लिंक है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं कि हाँ, ऊपर भी ये चीज़ बोली गई है कि जो आईसीटी सपोर्ट सिस्टम होता है वो ऑप्टिमाइज करता है लर्निंग आउटकम को, क्योंकि इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट डायरेक्टली लिंक्ड होता है लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज करने में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनमें से क्या चीज़ें हमारी सही बन रही हैं। देखो ऑप्शंस भी ना बहुत ध्यान से समझ के टैकल करना है। अब हमें दोनों ही सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं। पहला दिया है बोथ ए एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब बोला गया है कि ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है ना वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बोला गया है पहले वाले ऑप्शन में। सेकंड वाले ऑप्शन में बोला गया है कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, और आर जो है बट दोनों ही करेक्ट हैं, बट आर ना ए को सपोर्ट नहीं कर रहा। ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सही, बट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट हमने तो देखा कि दोनों ही आपस में लिंक कर रहे हैं, दोनों ही सही बात कर रहे हैं। वो भी आईसीटी सपोर्ट सिस्टम को से बोल रहा है कि ऑप्टिमाइज होते हैं लर्निंग आउटकम। नीचे बोला गया कि इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट सिस्टम का अगर आप यूज करते हैं तो लर्निंग आउटकम इंक्रीज होंगे। तो बिल्कुल दोनों ही लिंक कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। वहीं पे थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि ए ट्रू है आर फॉल्स, तो आर तो हमारा फॉल्स नहीं है, और जो ए है वो क्या है, फॉल्स है, और आर क्या है, ट्रू है। ऐसा तो नहीं है ए हमारा फॉल्स है ही नहीं, तो ये दो तो वैसे ही नहीं होंगे, ये दो तो वैसे ही नहीं होंगे। हमारे पास क्या बन जाता है, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर। देखते हैं यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल सिंपल सा चीज़ है कि आपको एक असर्शन दिया होगा, एक रीज़न दिया होगा, आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ना है सिंपल, और देन देखना है कि नीचे वाला स्टेटमेंट उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। पहले आपको सपोर्ट कर रहा है तो बाद में देखना है, पहले आपको देखना है वो सही है या नहीं। अगर आप कहेंगे कि हाँ दोनों ही सही हैं, और नीचे वाला जो बात कह रहा है वो ऊपर वाले को सपोर्ट कर रही है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा, पहले पढ़ना है कि ऑप्शन वो 1 में लिखा है वो चीज़ें या नहीं। ठीक है, ऑप्शन फिर ध्यान से पढ़ने हैं। सेकंड करते हैं, देखो सेकंड में स्टेटमेंट दिया है, इसमें असर्शन रीजन नहीं है, स्टेटमेंट दिया है। देखो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हम जाएंगे किस पे, सेकंड क्वेश्चन में गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइंड टू असेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनी नॉलेज एंड एबिलिटी। कौन से टेस्ट करा रहे हैं ये देखो, ये अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है, देखो अचीवमेंट और एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट, देखो कुछ हमारे ना पर्सनालिटी को जज करने के या हमारे एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, लर्नर्स के इसमें टीचिंग में कुछ टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो अचीवमेंट और एप्टीट्यूड, ये हमारे एप्टीट्यूड वगैरह किस चीज़ को बताएंगे, अचीवमेंट्स किस चीज़ को बताएंगे, क्या हमारी नॉलेज को बताएंगे अचीवमेंट्स, हमारी एबिलिटी को बताएंगे। एप्टीट्यूड हमारी एबिलिटी को बताता है। स्टार्टिंग में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था ना, डेफिनेशन बताई थी आपको। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एबिलिटी होता है ना। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या हमारी एबिलिटी को चेक कर रहा है, यस। तो हमारे एग्जामिनी की एबिलिटी को असेस करने के लिए अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट बन रहा है कि अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइंड टू असेस, क्या करने के लिए, टू असेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनी नॉलेज एंड एबिलिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बन रहा है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट है
ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, कौन सा टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, पर्सनालिटी का टेस्ट, एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट की बात की जा रही है, इतना नहीं जाएंगे डीप में, यहाँ पे सिंपल समझेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट की बात की जा रही है, जो कि किस लिए हो रही है, डिजाइन टू मेजर, किस चीज के लिए हो रही है, डिजाइन टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जामिनी, किस चीज को, एग्जामिनी के बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक को टेस्ट करना है आपने। तो हमें पर्सनालिटी से क्या पता चलेगा, अगर हम किसी की पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं तो क्या हमें उसके बिहेवियर का पता चलता है कि किस बिहेवियर का होगा, किस बिहेवियर का पर्सन होगा, उस पर्सन के कैसे करेक्टरिस्टिक होंगे। यस, पर्सनालिटी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी से पता चलेगा उसके बिहेवियर का। तो दोनों ही जो ऑप्शन है आप क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे किस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं आप देखो, पहला बोला है कि बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाता है, सही आंसर। देखो सेकंड वाले में कैसे बोला है, इनकरेक्ट है। पहले फिर थर्ड वाले में बोला है कि पहला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। फिर फोर्थ वाले में बोला है कि पहला इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो हमको पहले ही पता चल गया कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये देखो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो, अभी हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है और आप लोग को आंसर भी दिख गया है। छुपाओ, ये नहीं दिखाना है आंसर, ठीक है, अरे यार, ठीक है। यहाँ पे देखो, थर्ड वाला देखो, थर्ड ये वाला क्वेश्चन देखो, in which level of teaching the main focus is laid on capturing and systematic presentation of idea and information। क्या बोला गया है, कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में, यहाँ पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग बताए हैं, उसी से थोड़ा बहुत रिलेट करता हुआ है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है कि द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग, जिसमें हम कैप्चर करते हैं और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करते हैं आइडियाज को, आइडिया को क्या करेंगे, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करेंगे। तो कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में ये चीज़ होती है, जहाँ पे हमें आइडिया बहुत अच्छे तमीज से चीज़ें रखनी पड़ती है, अदरवाइज बच्चों को क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से उन्हें प्रेजेंट करना है, एक अच्छे फॉर्मेट में करना है, उन्हें बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन वगैरह बना के अच्छे से पिक्चर दिखा के प्रेजेंट करना है, क्योंकि हम जो चीज़ उन्हें बताएंगे वही वो कैप्चर करेंगे, वही वो क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, वही चीज़ वो समझेंगे। तो ऐसा कब होता है, जब टीचर को बहुत अच्छे से चीज़ें करनी पड़ती हैं, सब कुछ टीचर को करना पड़ रहा है, आइडिया और इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन बहुत सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, उसे हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। कौन सा लेवल बोलते हैं, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में कैसा होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपने टीचर पे, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ हैं उसे बहुत सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करने होंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा कि वहाँ पे बच्चे की थॉट प्रोसेस थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम नहीं भी प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ों को समझेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, चीज़ों को समझेगा। देखा, जब मेमोरी लेवल होता है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया इन्फॉर्मेशन, जब बच्चों को वो सिंपल सा वही एग्जाम्पल कि बच्चों को जब ए बनाने के लिए दिया जाता है तो कितने अच्छे से बिंदु 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 लगा के देते हैं, एकदम अच्छे से प्रेजेंट करके देते हैं, है ना। बड़े होते होते तो टीचर की राइटिंग भी खराब हो जाती है, तो वो तो और अलग लेवल हो जाता है ना, वहाँ पे सिस्टमैटिक प्रेजेंट नहीं हो रहा आइडिया, वहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे तो बहुत सिस्टमैटिक वे में करा जाता है। अगर एनिमल भी बनाना है तो बहुत तमीज़ से बच्चों को दिखाएंगे, एप्पल बनाना है तो उसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, है ना, ताकि बच्चे अच्छे से कैप्चर कर सकें चीज़ों को। तो कौन से लेवल में होगा, मेमोरी लेवल पे होगा। कौन से लेवल पे, मेमोरी। क्या बोला है, इन विच लेवल पूछा है ना, तो लेवल पूछा है हमसे यहाँ पे। द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक, जहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है आइडिया का एंड इंफॉर्मेशन का, तो वो हो जाता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। क्लियर हो रही है बात बच्चों, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे होता है, जहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात की जाती है, जहाँ पे टीचर और बच्चे के बीच में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, तो ये तो नहीं होगा। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, जहाँ पे हाईली थॉटफुल होगा, जहाँ पे फ्री छोड़ दिया जाता है, लेजर फेयर होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ऑटोनॉमस लेवल होता है जहाँ पे बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, जहाँ पे बच्चा क्या होता है, सेंसेस के थ्रू सीखता है चीज़ों को, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस लेवल। तो ये हो गया, जहाँ बिल्कुल वो छोटा होता है
ना जिसमें बच्चों के साथ खेलते हैं, वो वाला लेवल है ना, जहाँ बच्चा बोलना भी नहीं जाता जानता, तो वो ऑटोनॉमस लेवल होता है, ठीक है। देन आता है उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ देखो। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। कौन सी थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग। लॉजिक्स लगाएंगे आप यहाँ पे, अपने दिमाग से काम लेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग होगी यहाँ पे। तो ये कौन सा लेवल होगा जहाँ पे बच्चा अपने दिमाग से काम लेने लग जाता है, जहाँ पे टीचर का रोल बहुत कम हो जाएगा, अब स्टूडेंट का रोल बहुत एक्टिव होगा। कौन से लेवल पे बताया था मैंने आपको? रिफ्लेक्टिव लेवल, लेजर फेयर जो हमने पढ़ा था, है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको को यहाँ पे भी नहीं होगा क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे तो थॉट प्रोसेस ही नहीं है ना, इसको थॉटलेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? थॉटफुल बोलते हैं, बट यहाँ पे टीचर का रोल होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल कौन सा होता है? जहाँ पे बच्चा लॉजिकल वे में सोचेगा, फ्री हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग होती है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर होगी ना बात? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, देखो आंसर ये है हमारा आंसर। नीचे आपको आंसर दिए हैं, अब उसको अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम एक करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं और हमें ध्यान देना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट्स, इन जगह से क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इवेल्युएशन दे रखा है और उसके करेक्टरिस्टिक दिए हैं। अब इवेल्युएशन क्या होता है? जहाँ पे ना हम अपने जो भी हमारा काम होगा उसको हम जज करने लगेंगे अब, कि हमने कितना परसेंट काम कर लिया, कैसा काम किया है, अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है। इवेल्युएशन करना कहते हैं इसे, इवेल्युएट करना, अब उसको मेजर करना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? इवेल्युएशन। जैसे होता है ना, आप कोई काम करेंगे, मैं देखूंगी फिर उस काम को, तो अब मैं बताऊंगी आपने ये चीज़ अच्छी करी है, ये चीज़ बुरी करी है। तो वो अलग अलग लेवल्स में होते हैं। वो क्या है? अलग अलग लेवल्स, तो उसे कुछ मोड बनाए गए हैं। मोड क्या है? जैसे जहाँ पे मेरी प्रोग्रेस चेक करी जाती है वो होता है इवेल्युएशन। तो अब उसके कुछ मोड हैं, जैसे फॉर्मेटिव बोला है। पहले हम क्या करेंगे ना, हम इसे कैसे सीखेंगे इस क्वेश्चन को, अभी हमने पढ़ा तो है नहीं है क्वेश्चन, बट हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, फिर आप इनकी करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उनको मैच करेंगे, ठीक है, कि मैम ने जो बताया वो करेक्टरिस्टिक मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेटिव इवेलुएशन। पहला क्या आता है हमारे पास? फॉर्मेटिव इवेलुएशन। फॉर्मेटिव इवेलुएशन किस चीज़ से रिलेटेड है? फॉर्मेटिव इवेलुएशन है, देखो, और समेटिव क्या होता है? क्राइटेरियन रिफरेंस्ड क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस्ड क्या होता है? ये हमें पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवेलुएशन बच्चों हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? जहाँ पे क्या होगा, हम जहाँ पे बच्चों को क्या करा जाता है, कुछ कुछ इंटरवल में ना इवेलुएट किया जाता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद, थोड़े थोड़े टाइम में उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। क्या करने के लिए? उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए, ठीक है। और जैसे यूनिट टेस्ट होते थे हमारे एग्जाम में ना, हमारे यूनिट टेस्ट होते थे, वो फाइनल रिजल्ट नहीं होता था, बट बीच बीच में क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट ये होते थे, है ना। तो उससे क्या होता था, हमारी प्रोग्रेस का पता चलता था, हम कितना अच्छा कर रहे हैं। अच्छे नंबर आते थे तो मोटिवेशन मिलता था कि हम नेक्स्ट तो अब अच्छा, बहुत अच्छा कर लेंगे, अब तो फर्स्ट हम ही आएंगे, है ना। तो ऐसा होता था फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसे क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। मान लो आपने कुछ काम किया, फिर आप दिखा रहे हो, तो वो बीच बीच में चेक करके उस काम को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अभी फाइनल ग्रेड्स तैयार नहीं हुए हैं। तो ये आपका जब बीच में चेकअप होता है, जो आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। जो आपकी प्रोग्रेस के लिए हो रहा है, आपको मोटिवेशन के लिए हो रहा है, इसे हम बोलेंगे क्या? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। वहीं पे आता है समेटिव। समेटिव में क्या होता है ना, जहाँ पे लास्ट में हमारा रिजल्ट होता है फाइनल। फाइनल रिजल्ट जो दिया जाता है आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस को देख के, जो एक फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है, उसे बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन करना। आपने जो लास्ट में जो हमने काम किया और वो उसको चेक किया जाएगा, जो फाइनली आपको जो ग्रेड्स दिए जाएंगे, क्या फर्स्ट आए हैं क्लास में, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, जिसके बेसिस में आपको कम देखा जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम समेटिव इवेल्युएशन करना। वहीं पे आता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन कौन सा होता है? जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से बच्चे को कंपेयर किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि एग्जाम में आपको हम बोलेंगे कि फर्स्ट आने के लिए ना, आपको फर्स्ट डिवीजन आने के लिए 60% से ऊपर होना चाहिए,
बोलते हैं ना कि फर्स्ट डिवीजन 60% से ऊपर होता है। तो फर्स्ट डिवीजन के लिए जब 60% से ऊपर लाना चाहिए, तो वो एक क्या करा गया है, क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। जैसे बोला है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट पेपर भरना है, यूजीसी नेट का भरना है, 55% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, है ना। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में आपके 55% से अबव होने चाहिए। तो वो जो एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको क्या देखा जाएगा, आपकी जो प्रोग्रेस उसको नापा जाएगा। अगर आपकी 55% अबव है, ठीक है, तो आपको इन कर दिया जाएगा कि आप अलाउड है पेपर के लिए भरने के लिए। बट अगर आपके उससे कम है तो क्या हो जाएगा, आप नहीं भर सकते, आपको आउट कर दिया जाएगा उस लिस्ट से। तो वो आ जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से बच्चे को लिया जाता है या उसकी प्रोग्रेस को देखा जाता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। नॉर्म रेफरेंस होता है, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है। देखो कंपैरिजन दो जगह पे होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस में भी कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से कर रहे हो। जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे उसे बोलेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। बट जहाँ पे दो पर्सन या दो चीज के बीच में कंपैरिजन होगा उसे हम बोलेंगे नॉर्म रेफरेंस्ड। उसे क्या बोलेंगे, नॉर्म रेफरेंस्ड। वहां पे कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं होगा, वहां पे सिर्फ दो पर्टिकुलर चीजें हैं, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो जने हैं, मतलब मान लो कि आपका फ्रेंड है, आप हो, आप दोनों के मार्क्स के बीच में कंपैरिजन करा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस्ड हो जाएगा। आप दोनों के ड्रेसेस के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, वो हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है जिनमें हम दो चीज़ों के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं होता वो होता है नॉर्म। जहाँ पे क्राइटेरिया होता है एक पर्टिकुलर, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है पर्टिकुलर, उसको बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। समेटिव इवैल्यूएशन जो लास्ट में होता है, जहाँ पे ग्रेडिंग दी जाती है। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव क्या होता है हमारा, जहाँ पे हमें बीच बीच में हमारी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए दिया जाता है, वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमें करेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं और उनको मैच करने की कोशिश करनी है। तो देखो करेक्टरिस्टिक क्या हो रहे हैं हमारे, कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर, क्या बताया था कि दोनों को कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड तो है नहीं। जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। अब क्या बोला है, कंपेयर्स द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट अगेंस्ट द प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। बात किसकी गई गई है, स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। तो स्टैंडर्ड्स से अगर कम वो कर रहे हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम स्टैंडर्ड से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, कौन सा आ जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है थर्ड, देखो यूज्ड प्राइमरली फॉर मोटिवेशनल एंड मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन किसमें मिलता है, फॉर्मेटिव की कीवर्ड्स पकड़ो बच्चों। देखो देन उसके बाद यूज्ड प्राइमरली फॉर ग्रेडेशन, ग्रेडेशन दे रहे हैं ऑफ प्रोग्रेस में, जो भी आपने इतनी प्रोग्रेस करी उसके हिसाब से आपको ग्रेड दिया जाएगा, तो आ जाएगा समेटिव इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर कौन सा बन रहा है, फर्स्ट का 3, ठीक है, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का 1। तो हमारा आंसर बन रहा है 2। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, 2। तो ये हमने कुछ पीवाईक्यू करे, 5 पीवाईक्यू हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें और कुछ नए टॉपिक भी पढ़ लिए। जैसे हमने इवैल्यूएशन पढ़ लिया, हमने आईसीटी से क्वेश्चन करा, लर्निंग के लेवल से क्वेश्चन कर लिया। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, और ये पीवाईक्यू में आए भी हैं, इतने टफ भी नहीं है, है ना। ये चीज़ें आपको पता है, बस नाम ही तो जानने हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम आगे कुछ एक दो टॉपिक हैं उन्हें भी कर लेते हैं फटाफट से, है ना, फटाफट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सब कुछ भाई, पढ़ना तो है ही, पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे टीचिंग के कॉन्टिनम। कॉन्टिनम क्या होते हैं ना बच्चों, कुछ ऐसे अप्रोचेज होते हैं जिससे किस तरीके से एक लर्नर है वो इंफॉर्मेशन लेता है। एक मतलब आप स्टूडेंट हो, तो आपको कैसे कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप कैसे किन चीज़ों से इंफॉर्मेशन गेयर करते हो, ठीक है, गेन करते हो, तो उसे हम बोलते हैं टीचिंग के कॉन्टिनम। कि कैसे क्या अप्रोचेज हैं वेयर द लर्नर जनरेट हिज हर ओन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन,
जहाँ से हम अपने हिसाब से चीज़ें सीखते हैं। तो कॉन्टिनम उनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अब मैं कॉन्टिनम कॉन्टिनम करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्टिनम का मतलब जानना पहले इम्पोर्टेंट है ना। तो कॉन्टिनम का मतलब ही होता है वो अप्रोचेस जिसके थ्रू लर्नर इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। तो जो लर्नर है वो दो अप्रोचेस को मानता है, या तो उसके बिहेवियर में चेंज होगा। अगर बिहेवियर में चेंज है तो वो कंडीशनिंग और ट्रेनिंग के थ्रू चीज़ें गेन कर रहा है। अगर चेंज इन बिलीफ है, बिलीफ का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ में क्या करते हैं, भरोसा करते हैं या किसी चीज़ को मानते हैं, उसे बिलीव बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन या इंडोक्ट्रिनेशन का काम होगा। वहां से उसको नॉलेज मिली है, वहां से उसने इंफॉर्मेशन गेन की है। तो देखो, कंडीशनिंग क्या है? जब हम अपनी हैबिट्स में चेंज आता है। जब क्या होता है? बिहेवियर में चेंज लाना है। बिहेवियर में चेंज कैसे आएगा? कंडीशनिंग के थ्रू आएगा। जब हमारी हैबिट्स चेंज की जाएगी, रेगुलर हमें कुछ ना कुछ वर्क दिया जा रहा है और उसको ही हम करते जाते हैं, तो उससे हमारे हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। ट्रेनिंग में क्या होता है? पर्टिकुलर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, तो उस चीज़ की हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें भी हमारी स्किल्स, हमारी हैबिट्स डेवलप होंगी। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन में होता है कि जब एक पर्टिकुलर कोई कमांड दे रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करना है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होगा? इंडोक्ट्रिनेशन में मतलब होगा जहाँ पे क्या चीज़ें होंगी? इंडोक्ट्रिनेशन में हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जाएगा। एक बात कहते हैं ना, हमें हमारी जो अंदर से चीज़ें हैं जो हम मानते हैं बहुत टाइम से, उस चीज़ों को चेंज किया जाता है। यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन उसे बोला जाता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक कंपैरेटिव टेबल है, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर ख़त्म ही है। ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। जैसे देखो, एम बोला गया है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट दिए हैं आपको, कंडीशनिंग दी है एक जगह पे, यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है और यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन दे रखा है। अब देखो क्या है एम। एम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका एम क्या होता है? कंडीशनिंग का एम है चेंज द बिहेवियर एंड हैबिट फॉर्मेशन करना। क्या करना है? हैबिट का फॉर्मेशन करना। वहीं पे जो ट्रेनिंग होती है वो डेवलप करती है स्किल्स को। इंस्ट्रक्शन क्या करता है? नॉलेज डेवलप करती है। और इंडोक्ट्रिनेशन हमारे बिलीफ को डेवलप करती है, हमारे वैल्यूज को डेवलप करती है। ठीक है। अब टीचिंग, जो टीचिंग है, टीचिंग के बेसिस में कैसा अलग है? कंडीशनिंग में कैसी टीचिंग होती है? हमारे हैबिट्स को डेवलप किया जाता है, वहीं पे ट्रेनिंग में स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन में नॉलेज को डेवलप किया जाता है, और यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन में, हाँ, इंडोक्ट्रिनेशन में भी हमारी नॉलेज को ही डेवलप किया जाता है। टीचिंग के एस्पेक्ट्स क्या हैं? ठीक है। जो कंडीशनिंग है वहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट चलता है? साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या होता है? साइकोमोटर लो लेवल। साइकोमोटर लो लेवल जब हम फिजिकल एक्टिविटी से चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, गेम्स के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू चीज़ें सीख रहे हैं, जहाँ पे हमारा फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है, उसे बोलते हैं हम साइकोमोटर लो लेवल है। यहाँ पे कौन सा लेवल है? लो लेवल है। और ट्रेनिंग में साइकोमोटर हाई लेवल है। यहाँ पे हाई लेवल की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उसको बोलेंगे साइकोमोटर हाई लेवल। जहाँ पे नॉलेज की बात की जाती है वो होता है कॉग्निटिव। वो क्या होता है? कॉग्निटिव। तो इंस्ट्रक्शन में किससे रिलेटेड है? नॉलेज से रिलेटेड है। वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन हमारे बिलीफ से रिलेटेड है, हमारे वैल्यू से, तो कौन सा हो जाएगा? अफेक्टिव। हमारे इमोशंस वगैरह यहाँ पे सब आ जाते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे कौन सी लर्निंग होती है? यहाँ पे होती है हमारी कंडीशनिंग में कौन सी होती है? सिग्नल लर्निंग। किसने दी थी ये? सिग्नल लर्निंग का मतलब क्या है? सिग्नल लर्निंग में एक स्टिमुलस होगा, उसको देख के रिस्पॉन्स आएगा। मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसके बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है, ये चीज़ यहाँ पे चेक की जाती है। ये एक थ्योरी है, ये पेवलोव के थ्रू दी गई थी, जिसमें रिस्पॉन्सेस एंड स्टिमुलस, इनको देख के क्या बना था? थ्योरी बनाई गई थी ये। ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ये टीचिंग की ही थ्योरी है। ठीक है। बिहेवियर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। फिर देन देखेंगे चेन लर्निंग किससे रिलेटेड है? देखो यहाँ पे क्या होगा ना, कि हम एक सीक्वेंस में चीज़ सीख रहे हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक ही चीज़, ऐसा नहीं होता ना आज इस चीज़ की ट्रेनिंग करी, कल किसी और चीज़ की ट्रेनिंग कर लेंगे, नहीं, एक चेन होती है, एक सीक्वेंस से जब चीज़ें सीखी जाती हैं उसे बोलेंगे चेन लर्निंग। ठीक है। वहीं पे आता है मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग, जहाँ पे एक के साथ कई अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। ये भी थ्योरी है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है। ठीक है। वहीं पे ये चीज़ है जहाँ पे हम एक, जहाँ पे भी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स होगा, बट एक यहाँ पे क्या देखा जाएगा? अलग अलग स्टिमुलस को देख कैसे अलग अलग हमारे रिस्पॉन्सेस
आ रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल इतना याद रखना है कि सिग्नल लर्निंग किस में है, हमारे कंडीशनिंग में है, चेन लर्निंग किस में है, ट्रेनिंग में है, मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी किस में है, हमारे इंस्ट्रक्शन में। वहीं पे हमारे लॉज और प्रिंसिपल किस में आते हैं, जहाँ पे हमारा बिलीफ सिस्टम आएगा, कौन सा, इंडोक्ट्रिनेशन में आएगा। टीचिंग के लेवल क्या है यहाँ पे, मेमोरी लेवल, यहाँ पे हमें हमारी हैबिट्स डेवलप की जा रही हैं। लो लेवल साइकोमोटर है, तो कौन सा लेवल है, मेमोरी लेवल। वहीं पे जो हमारा दूसरा है वो भी क्या है, ट्रेनिंग भी हमारी मेमोरी लेवल में है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होती है हमारी, इंस्ट्रक्शन। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है हमारे इंडोक्ट्रिनेशन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन कैसी है, ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन एंड एनिमल यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे भी ट्रेनिंग चिल्ड्रन और एनिमल्स की आ जाएंगी। यहाँ पे ट्रेनिंग जो स्कूल्स में दी जाती है उसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और जहाँ पे हायर एजुकेशन आता है वो आता है इंडोक्ट्रिनेशन को। देखो एक एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं इसके, कुछ हैबिट्स एंड, जहाँ पे हैबिट्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे बच्चों को रोज अल्फाबेट लिखने के लिए दे रहे हैं, जैसे हैबिट फॉर्मेशन इन स्मॉल चिल्ड्रन अबाउट द अल्फाबेट एंड काउंटिंग, जैसे रोज उनको देते हैं वो चीज़, तो उनकी हैबिट फॉर्मेशन करना। वहीं पे जो ट्रेनिंग होती है जैसे रीडिंग की, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स को सही करना। कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड क्या है, कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल से रिलेटेड हमारे डॉक्ट्री सॉरी हमारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। और वहीं पे एटीट्यूड और बिलीफ से रिलेटेड हमारे इंडोक्ट्रिनेशन आ जाता है। ये हमारे एग्जाम्पल थे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने चीज़ देखो स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, हमारे सारी चीज़ें देखो, आज का जो टारगेट थे वो सारे कंप्लीट ही हो गए हैं लगभग, है ना। हाँ, सारे हमारे टारगेट कंप्लीट हुए हैं। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, व्यू पॉइंट हमने पढ़ लिए, कॉन्टिनम भी हमने पढ़ लिए, पीवाईक्यू भी हमने पढ़ लिए हैं। देन उसके बाद हमने आज देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उससे रिलेटेड डेफिनेशन देख ली है, उसके मेन एस्पेक्ट्स देख लिए, नेचर पढ़ा, एम पढ़ा, नेचर ऑफ टीचिंग पढ़ लिया, आर्ट्स एंड साइंस क्यों है ये देख लिया, व्यू पॉइंट पढ़ा, व्यू पॉइंट में हमने अथॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक लेजर फेयर पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये भी हमने सारी रिवाइज कर ली हैं, सारी पढ़ ली हैं। रोल पढ़ा टीचर का। देन हमने 5 पीवाईक्यू सॉल्व करे 2021 के, ये चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देख लिए। टीचिंग के कॉन्टेनम देखे कि अलग अलग कौन कौन से जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करता है लर्नर, जैसे कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्ट्रिनेशन कहते हैं। ये हमने पढ़ा, उनके उनका एक रिवाइज हमने कर लिया, और साथ ही कंपैरेटिव टेबल भी हमने पढ़ ली है। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे पेड क्लासेस में भी कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।